यूं तो रमन अपना गांव काफी साल पहले छोड़ चुके थे। लेकिन एक खबर जो उनका फिर से ध्यान आकर्षित करती है उस गांव में दोबारा जाने को। जैसा मैंने कहा, काफी बरस पहले गांव छोड़ दिया था, वापस लौटकर नहीं आए, क्योंकि एक डर था जो उनके अंदर बैठ चुका था। वो डर सालों साल उनका शिकार करता रहा, और धीरे धीरे इन्होंने उस डर पर काबू तो पाया, लेकिन उस गांव से दूर रहकर। जब भी वो अपने गांव के बारे में सुनते, फिर से उनकी वही डरावनी यादें ताजा हो जाती, और फिर से वही डर का एहसास उनको अंदर तक झंझोड़ कर रख देता। लेकिन आज की जो सूचना थी, इनके मन को काफी सुकून देने वाली थी। आज ये तकरीबन 50 वर्ष के हो चुके हैं, और अपनी वाइफ से कहते हैं कि गांव होकर आते हैं। इनकी वाइफ बड़े हैरान, गांव? आप तो उस गांव का नाम भी नहीं सुन सकते थे, और आज आप गांव जाने की बात कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, जो डर था वो शायद अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ऐसी भी क्या खबर मिली है? क्या था ऐसा डर रमन के मन में जो उनको कई सालों तक, तकरीबन तकरीबन उनको 35 वर्षों तक अपने गांव में जाने से रोकता रहा? तो आइए जानते हैं आज के किस्से में कि क्या था रमन का वो भयानक सच, और आखिर 35 वर्षों बाद रमन क्यों जाने लगे हैं अपने उस गांव में दोबारा। लेकिन इससे पहले आज के किस्से की शुरुआत की जाए, आप सबसे गुजारिश है कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियोस के। लाइक और हाइप लाजमी कीजिए, क्योंकि इसी से ही इस वीडियो को आगे बढ़ने में, यूट्यूब के एल्गोरिथम में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आपका एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को काफ़ी आगे तक पहुंचा सकता है। आप जैसे ही लाइक माइंडेड पीपल जो हॉरर की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, उन तक भी पहुंचा सकता है। तो जल्दी से लाइक और हाइप कर दीजिए, और अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। रमन अब अपने गांव की तरफ निकल चुके थे। इनका गांव इनके घर से, जब ये अभी वो प्रेजेंट जिस घर में रह रहे थे, उस घर से तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर था। रमन वैसे भी शुरू से लॉन्ग ड्राइव के शौकीन रहे हैं। अब इस उम्र में जहाँ पर उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और कुछ जिम्मेदारियां इनको अब कम लग रही थी, ये सोचते हैं कि क्यों ना अब अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चले। और कुछ ऐसे किस्से थे जिनके बारे में कभी ये जिक्र भी नहीं कर सके अपनी पत्नी के साथ। उसका कारण था कि उनको अपना एक तरह का विलेज फोबिया हो चुका था। जब भी अपने गांव के नाम सुनते हैं या उसके बारे में कोई जिक्र होता, इनकी रूह तक कांपे रह जाती, इनका चेहरा देखने वाला होता मानो जैसे काटो तो खून नहीं। लेकिन आज काफ़ी तसल्ली थी और लंबा सफ़र था। इनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। कभी भी इनकी पत्नी ने इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया जब उसको उनको पता लगा उनकी सास से कि इनको बेहद ज़्यादा डर लगता है गांव का नाम लेने से ही, इसलिए वो कभी पूछे भी नहीं उन्होंने। लेकिन आज इस सफ़र में वो राज से पर्दा उठ जाना था। अब ये डिसाइड करते हैं कि हम रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास चलेंगे, बीच में रुकते हुए जाएंगे और सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि अब उस गांव में सुबह सुबह जाने का सबसे ज़्यादा फायदा है। इनकी पत्नी कहती है, क्यों, क्या हुआ? वो तो जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा ना। लेकिन उससे पहले अब इस रात में मैं जब इस गांव का और जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में जो भी होगा, मैं उसके बारे में बोलने से अब डरूंगा नहीं, क्योंकि डर खत्म हो चुका है एकाएक। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, सफर शुरू हो चुका था, और शुरू हो चुका था रमन का किस्सा। रमन कहते हैं कि उम्र मेरी रही होगी कुछ 14-15 बरस के आसपास। गांव इतना विकसित नहीं था, लेकिन गांव की खासियत थी कि इस गांव में थोड़ा सा छोटा सा एक जंगल था, एक नहर बहती थी। कुल मिला के दृश्य काफ़ी अच्छा रहता था। हम 4-5 दोस्त थे, हमारी एक टोली थी। कभी कभी हम नहर में नहाने चले जाते जब गर्मियाँ होती थी। सर्दियों में हमें उस नहर पर अलाव जलाकर हाथ सेकने का बड़ा शौक था। लेकिन
किसे पता था कि वो रात इतनी ज़्यादा काली और डरावनी होगी कि उस रात में हम किसी को ना सिर्फ खोएंगे, बल्कि मेरा सुख चैन वो भी जाता रहेगा। अब ये 3 दोस्त थे। एक था रमन खुद, एक थे यश और एक थे विजय। आज ये तीनों दोस्त ही नहर के किनारे अलाव जलाकर बैठे थे। उम्र 15 वर्ष हो चुकी थी। गांव के हिसाब से बड़ा बच्चा ही, या एक किशोर अवस्था कह सकते हैं, वही माना जाता है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा गांव के इनकी जो परिवार की पाबंदी नहीं थी। वैसे भी परिवार में ये अपने पिता के साथ तीनों जाने खेती बाड़ी में हाथ बंटवाते थे और रात के समय में खेतों में जाना आम बात थी। कोई ऐसा डर वाला माहौल था नहीं। लेकिन गांव में एक जगह ऐसी भी थी जिसको हमेशा बाईपास करके जाया जाता था। मानो जैसे जो वो रास्ता है उसको तो गांव वाले भूल ही चुके थे, और इनके जहनों गुमा में भी नहीं था वो रास्ता। क्योंकि जब से इन्होंने जन्म लिया था और जब से इन्होंने होश संभाली थी, या यूं कहें कि जब से इन्होंने अपने गांव के रास्तों पर चलना शुरू किया था, जो गांव से बाहर की तरफ जाते थे या गांव की तरफ आते थे, उनमें से मानो उस रास्ते की तरफ वो कभी गए ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन इससे पहले हम उस रास्ते की बात करें, हम चलते हैं इन तीनों की वार्तालाप पर। अब ये तीनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, स्पोर्ट्स में भी थे, और यश थोड़ा सा डरपोक था इनमें से। बाकी अगर बात की जाए रमन की और साथ के साथ ही विजय की, ये दोनों ज़्यादा तेज तर्रार थे। विजय की एक खासियत थी, विजय कहानियाँ सुनाने में बड़ा माहिर था। उसकी कहानियाँ जो भी दोस्त थे जब एक बार बैठ जाते तो बस सुनते ही रह जाते थे। आज ये तीनों बैठे थे और कहानियाँ फिर शुरू होने जा रही थी। अक्सर ये बात करते थे कुछ धार्मिक किस्सों की, कुछ ऐसे चीज़ों की जैसे जंगों का इतिहास, कभी कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भी ये बात कर लिया करते थे। आज के दिन खास तौर पर फिर से बात शुरू हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। आज मौसम कुछ चेंज हो चुका था, जैसा मैंने कहा सर्दी की वजह से अलाव जलाकर ये बैठे हुए थे नहर के पास, और सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक रमन कहता है विजय को, अरे विजय यार, इस हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ना एक कहानी सुना दे, हड्डियां जमा देने वाली। अब जैसे ही रमन ये बात बोलते हैं तो यश, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो सुना ना मुझे, वो मुझे प्लासी का युद्ध सुना, उसमें क्या हुआ था। ये दोनों यश की तरफ देखकर हंसने लग पड़ते हैं कि देख कितना डरपोक है। विजय कहता है, नहीं नहीं, आज प्लासी का युद्ध नहीं सुनाऊंगा, आज मैं सुनाऊंगा बुढ़िया का प्रेत। जैसे ही बुढ़िया का प्रेत के बारे में बात की जाती है, वैसे ही यश की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। रमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग पड़ती है, क्योंकि रमन अच्छी तरीके से जानते थे कि चाहे विजय की कहानियां सच्ची हों या झूठी हों, लेकिन होती बड़े मजेदार है, और वो भी बुढ़िया का प्रेत। चलो, रमन कहता है, चल यार जल्दी जल्दी सुना। अरे यश, हम हैं ना दोनों, हम कौन से भागे चले हैं, चल चलते हैं कहानी में डूब जाते हैं। अब विजय सुनाता है, कहता है, यार मेरे ना जो मामा जी हैं, अब मामा जी की पत्नी मामी जी लगी, उन्होंने मुझे एक बार कहानी बताई थी कि उनके गांव में एक घर में कुछ बड़ा अजीब सा हुआ। कहते क्या हुआ। कहते वहां पर ना एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अब उस बूढ़ी अम्मा का अपना कोई बच्चा था नहीं। उस बूढ़ी अम्मा के रिश्तेदारी में शायद उसके भाई के बच्चे थे, या बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मानो उनकी जो जो नानका था उनका, उनकी तरफ से थे, यानी कि अपनी की माँ की तरफ से कुछ रिश्तेदार थे। वहाँ पर ना 2 लड़के थे जिनके जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे। तो इन्होंने फिर उन बच्चों को पाल लिया। लेकिन जब उन बच्चों को पाला तो वो बच्चे उस मोड़ में थे जब वो होश संभाल चुके थे। 12-13 बरस की आयु थी। एक की शायद 15 बरस थी, जितनी हमारी है आज, और एक की शायद 12-13 बरस थी। अब जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब वो जो बुढ़िया थी, माफ़ कीजिए मैं बार बार बुढ़िया बोल रहा हूँ, लेकिन कहानी में इस तरीके से ही बोला गया है। तो क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो सुनने में सही नहीं लगते, लेकिन कहानी में कुछ जान वो ही डालते हैं। वो जो बूढ़ी औरत थी, वो अमीर बहुत थी, बहुत बड़ा उसका घर था, और रही होगी जायदाद काफ़ी। इसकी वजह से अब उसके बच्चे वैसे उसके साथ ठीक थे, लेकिन जब हुई शादी दोनों की,
उसके बाद जब उन दोनों की बहुओं को, यानी कि उन लड़कों की पत्नियों को पता लगा कि ये तो इनकी सगी माँ है ही नहीं, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे कान भरने शुरू कर दिए। अब पहले इन्होंने बहला फुसलाकर उस बूढ़ी औरत से जो घर के कागजात थे उस पर साइन वगैरह करा के घर अपने कब्जे में ले लिया। जो भी धन दौलत थी, जितना भी था, जितना इनको पता था, वो भी सारा इन्होंने धीरे धीरे कब्जा लिया। अब जब बूढ़ी किसी काम की नहीं रही, लेकिन गांव वालों की शर्म से, इसकी वजह से इन्होंने उस बूढ़ी को घर में तो रखा, घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन उस बेचारी को तरसाते बहुत थे। कहते हैं जीवन के आखिरी कुछ साल उस बेचारी ने तड़प तड़प कर काटे, और आखिर में उसकी जो मौत हुई वो भी शायद नेचुरल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसका गला घोटा गया था, उसको चाकू मारा गया था। कहते हैं कि कुछ दिनों से उसका खाना तकरीबन तकरीबन बंद कर दिया था, और जो आसपास के लोग थे वो कई कई बार सुनते थे रात को बुढ़िया की आवाज़ें, मुझे खाना तो दे दो, खाना तो दे दो। और उसको सिर्फ खाने के बदले दूध का एक कटोरा दिया जाता था, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब होता क्या था कि उस जो वो बूढ़ी थी वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती थी, तो उसके पास एक छोटी सी छड़ी थी, और जब भी उसका दूध खत्म हो जाता पीने के लिए, या फिर पानी कुछ खत्म हो जाता, तो वो उस खुंडी को थोड़ा सा खड़खड़ा लेती, जिसकी वजह से अगर तरस आता उनकी बहुओं में से किसी को, तो वो पानी या दूध डाल देती, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही भूख की वजह से कह सकते हैं उस बूढ़ी की एक दिन मौत होगी। अब गांव वालों की नज़र में तो वो मातम ही मना रहे थे, लेकिन उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि ना सिर्फ उनके जीवन में जो ये एक रोड़ा था वो दूर हुआ, बल्कि एक कमरा भी खाली हो गया। अब ये बहुत खुश थी, संस्कार वगैरह हुआ, दुख का इजहार जाहिरी तौर पर लोक लाज के लिए करना था, लेकिन जैसे ही संस्कार वगैरह करके आए, तो बस, अब ये दोनों देवरानी जेठानी तो बहुत खुश हो गई कि ये तो कोई बड़ी अच्छी बात होगी, शुक्र है बुढ़िया गई, हम जो चाहते थे वही हुआ। अब इतने दौर में इनके जो बेटे थे, उस बुढ़िया के सौतेले बेटे थे, वो भी पूरी तरीके से इनकी बातों में आ चुके थे, और वो भी किसी तरीके का दुख का कोई प्रगटावा कर नहीं रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की मौत से पहले जहाँ उसका ध्यान लगा हो, फिर इंसान या उसका प्रेत वहीं पर रह जाता है। रात का समय था, रात के समय में ठक 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 की आवाज आती है। ये वही आवाज थी जब वो बूढ़ी औरत कुछ उसको चाहिए होता था, तो वो मांगती थी इशारा करके। जो बड़ी बहू है वो आवाज सुनती है, एकदम से उसको वो हिलती है कि नहीं, वो तो मर चुकी है, वो कैसे, उसकी कैसे आवाज आ सकती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वो आवाज आनी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि शायद कुछ अंदर चूहा या कुछ ना हो, मैं अपनी तसल्ली करके आती हूँ। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है, दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो बूढ़ी बेहद ही विकराल रूप में, बड़े बड़े दांत उसके सामने बैठी हुई थी, और हंस के कह रही थी, भौरी दूध दे दे। और ऊंची ऊंची हंसना शुरू हो जाती है। उसकी हंसी की आवाज तो कहीं किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन ऊंची ऊंची चीखों की आवाज जरूर सुनाई दी उस घर में रह रहे बाकी सारे रिश्तेदारों को, जो संस्कार के लिए भी आए थे, या फिर बाकी इनका जो परिवार था। देखते देखते सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, और वो चीख चिल्लाकर कह रही थी कि अम्मा, अम्मा, मैंने उसी उसी कमरे में अम्मा को देखा। लेकिन सभी कह रहे थे कि वहम होगा तुम्हारा, हो जाता है जब इंसान जाता है कुछ देर के लिए उसका एक असर रहता है दिमाग पर, वही बात है, जैसे तैसे बहला फुसला कर उसको सोने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अगली चंद रातों में हमेशा उसी वक्त रात को, जो अमूमन वो रात को खुंडी को खड़खड़ाती थी, उसी वक्त वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ उस बड़ी बहू को आती। और अब बड़ी बहू ने एक फैसला कर लिया था, और वो था कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब जैसा मर्जी हुआ हो, जायदाद का बंटवारा कर दिया हो भाई ने, लेकिन छोटी बहू बड़ी खुश थी, उसको किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए उसको था कि ठीक है, अब तो सारा घर मेरा ही होगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थी, क्योंकि जिस दिन उसका भाई, बड़ा भाई और उसकी भाभी
लड़के की छोड़ देते हैं घर को, उसी रात उसी रात जो ये छोटी बहू थी ये सो रही थी, और जैसे ही सोते सोते अचानक से उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जो रेस्ट वाली चेयर होती है वो हिल रही है, धीरे धीरे आवाज आ रही है उसकी। तब ये बड़े जैसे नींद में से किसी की नींद टूटती है और भारी भारी आंखों से आंख खोलती है, और वो सामने बूढ़ी कटोरा लाकर बैठी थी। ए बहुरी, दूध तो दे दे। बस ये देखना बाकी था। अब उस घर में उस छोटी बहू की चीखें गूंज रही थी। उसका पति उसको खूब समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, नहीं हो सकता ऐसा कुछ, अम्मा तो मर चुकी है, तुझे वहम होगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, ये किसी भी हालत में वहम नहीं हो सकता। इसलिए अगले दिन उनको भी घर छोड़कर जाना पड़ा। मेरी मामी कहती हैं कि वो घर आज भी उस गांव में ऐसे ही वीरान पड़ा है। रात के समय में वहां पर किसी के ऊंची ऊंची हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई बूढ़ा इंसान ऊंची ऊंची खांस खांस कर हंस रहा है। कहते हैं वो बूढ़ी अम्मा आज भी उस घर की मालकिन है, किसी को भी उस घर में रहने नहीं देती। जब विजय ये किस्सा सुना रहा था, मानो जैसे कब्रिस्तान जैसी शांति हो चुकी थी आसपास। पानी की हल्की हल्की आवाज और आग की आवाज उस माहौल को थोड़ा सा और डरावना बना रही थी। लेकिन तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए रमन कहता है, वाह, अरे वाह, क्या कहानी है, ये हुई ना बात, मजा आ गया। लेकिन यश, उसका चेहरा देखने लायक था, वो बिल्कुल डरा हुआ था। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। अब ये बातें कर रहे थे और साथ के साथ ही अब चर्चा छिड़ती है। अरे हाँ, रमन कहता है कि यार मुझे याद आया कि एक रास्ता है जिस पर हम कभी गए नहीं, क्या हम उस रास्ते से वापस जाएं? अब सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि यश नाम से लेना, ना ना, विजय, अरे नहीं नहीं नहीं, उस रास्ते से नहीं गुजरना। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता नहीं उस रास्ते में क्या है? अरे भाई, मैं तो गया नहीं हूं। अरे हम कौन सा गए हैं, लेकिन जो हमें पता लगा है उसकी बात कर रहा हूं। मैं समझा नहीं। उस रास्ते में एक बंगला पड़ता है, वो खंडर बंगला। हाँ तो क्या? अच्छा, मतलब वहां पर कुछ है? हाँ, बहुत कुछ है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, वो भूता है, हॉन्टेड है। मतलब बता ना यार। कहते हैं आज से, मुझे मेरी दादी अम्मा ने बताया था और उन्होंने कहा था किसी से बात नहीं करनी, लेकिन अब दादी अम्मा चले गई, क्या ही हो जाएगा उनको। ये कह के तीनों हंसने लग पड़ते हैं और किस्सा शुरू हो जाता है बाबा के भूत बंगले का। विजय कहता है कि कहा जाता है गांव की तरफ से कि आज से कुछ 20 बरस पहले इस गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति इस बंगले में रहते थे। बेहद ही आलीशान बंगला है वो। लेकिन अब उनकी कोई औलाद नहीं थी। धनवान वो बहुत थे। जो इनका आने जाने का सारा, यानी कि खाने पीने का सामान, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत होती थी, हमारे यहाँ कहते हैं गांव का एक आदमी था नारायण, वो इनको वो मतलब पूरी करके देता था जरूरत, और वो हफ्ते में एक बार आता था। ओके। अब क्या था कि जो आंटी थी, यानी कि जो अम्मा थी, वो तो बहुत ही अच्छी थी। कहते हैं कि वो गांव वाले से कई बार वो अकेले, जैसे नारायण आता था तो नारायण के साथ वो कई बार गांव घूमने आ जाती थी, देखने आ जाती थी, जैसे कहते हैं ना, बाहरी हवा का आनंद लेना। लेकिन जो बाबा थे ना, यानी उसके पति, वो कहते बेहद खड़ूस थे। और नारायण कहते हैं कि वो तो डरते बहुत थे उससे, और वो तो जितनी हो सके कम ही राब्ता रखते थे अपने उस बाबा से। जितना भी इनका राब्ता होता था उसी से होता था। कहते हैं कि ओवर द टाइम नारायण ने हमेशा ये नोट किया कि जब भी वो बाबा को देखते रहते थे, वो धीरे धीरे ना उसका रूप जो है वो विकराल होता जा रहा था, और उसके सारे गांव में भी एक तरह से सनसनी थी कि बेहद खड़ूस, बेहद एक जालिम तरीके का आदमी है। अब नारायण का अपना काम था, उसको उसकी रोजी रोटी का सवाल था, वो अपना काम करने के लिए जाता था और वो अपने काम से काम रखता था।
लेकिन कहते हैं कि एक सुबह ऐसी नहीं आई। अब नारायण का एक रूल था कि जो वो हवेली है उसका दरवाजा खटखटाता था, चाहे दरवाजा खुला भी हो, वो कभी भी तब तक अंदर नहीं जाता था, तब तक वो जब तक वो अम्मा जी बाहर नहीं आती थी। अब ऐसे ही जब वो जाता है और हवेली का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, माफ कीजिए बंगले का। अब वो कुछ देर तक खटखटाता रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कोई कुछ हो तो नहीं गया, थोड़ा सा डर लगता है और पहली बार ये अपना रूल तोड़ते हैं। दरवाजा खुला हुआ था, लॉक नहीं था अंदर से, तो ये दरवाजा जब खोलते हैं, जैसे जैसे अंदर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इनको काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, जो इनकी शक गुमान को और बढ़ा रही थी, क्योंकि आज ये हफ्ते बाद आए थे और नेचुरली बात है कि एक हफ्ते में काफी कुछ हो सकता है। जैसे ही ये रसोई की तरफ नजर दौड़ाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर अम्मा जी की लाश पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो चुकी थी। लेकिन उससे भी खौफनाक बात, उनका सर उनके धड़ से अलग था। वो बंगला अब नारायण की चीखों के साथ गूंज जाता है, इससे आगे जाने की नारायण की हिम्मत नहीं पड़ती, और अब वो जल्दी से भागा भागा गांव की तरफ जाता है और सारे गांव में वो शोर मचा देता है कि अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। अब गांव वाले जो मोतबर इंसान थे वो सभी साथ में जाते हैं लाठियां वगैरह लेके, कोई जानवर वगैरह का कुछ या किस कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि बाबा बाहर नहीं आए इतना शोर सुनने के बाद भी, यानी कि बाबा को भी कुछ हुआ है, पता नहीं। अब ये जब जाते हैं तो बड़ी बुरी हालत में लाश पड़ी हुई थी और बाबा का कहीं नामो निशान था नहीं। ये नीचे की तरफ सारा ढूंढते हैं, तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। अब धीरे धीरे ये उन सीढ़ियों से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, जो लकड़ की सीढ़ियां थी और काफी पुरानी हो चुकी थी। जैसे जैसे सीढ़ियों पर पांव पड़ते, टक 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 की आवाज से आसपास का वातावरण और भयानक होता जा रहा था। लेकिन उससे भी भयानक था कुछ और, क्योंकि जैसे ही सीढ़ियों के पास वाले कमरे में वो जाते हैं, उसको देखकर तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। ठीक सामने वाली दीवार पर एक आदमी टंगा हुआ था। उसके कंधे पर बड़े बड़े कील थे, सिर्फ उन्हीं कीलों के सहारे वो टंगा हुआ था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने के बाद भी वो ताक झांक कर रही है कि उसके बंगले में कोई आ तो नहीं रहा था। नाक से खून बह रहा था, बदबू नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कुछ ही घंटों पहले मौत हुई है, और वो था इस बंगले का बाबा। उसके सर पर कुछ सफेद से पाउडर जैसी कुछ चीज थी, आसपास दिए जले हुए थे, फ्लोर पर कोई निशान बना हुआ था गोल सा, और दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये हो ना हो कोई काले जादू का खेल है। कुछ ही समय बाद पुलिस ने बंगले की तलाशी लेना शुरू किया, और तलाशी लेते लेते वो पहुंचे तहखाने की ओर। और जब वो तहखाने में जाते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां पर मिट्टी की दो आकृतियां थी। एक आकृति जमीन पर पड़ी हुई थी, ठीक वैसे जैसे वो बूढ़ी अम्मा पड़ी हुई थी, बिना सर के। उसका आकृति का सर कहीं और था, और एक आकृति वैसे ही दीवार से लटकी हुई थी किलों के साथ, जैसे वो बाबा। आसपास कुछ पुरानी किताबें, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा था कि शायद ये बाबा कोई काला जादू करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, नारायण को उसकी शक्ल दिन ब दिन विकराल होती लग रही थी, और किसी किसी तरीके के अनुष्ठान में सिद्धि करने के चक्कर में उसने पहले अपनी पत्नी को मारा, और जब शायद सिद्धि ना हो सकी और वो खुद भी कैसे लटक कर मरा, इस चीज का राज तो राज रह गया। लेकिन वो बंगला, अब वो बंगला साधारण बंगला नहीं था। कहते हैं जैसे ही वो बंगला वीरान हुआ, उसकी उस पर चोरों की नजर पड़ी। गांव वाले तो डर चुके थे,
वो उस बंगले की तरफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वहां पर कुछ घटनाएं होनी शुरू हुई, लोगों की मौतें होनी शुरू हुई। जो भी उस बंगले की तरफ जाता था कभी भी जिंदा वापस नहीं आता था। कहते हैं परछाइयां दिखाई देती हैं रात को उस बंगले की तरफ। विजय ये कहानी सुना तो रहा था, लेकिन रमन हमेशा विजय की कहानियां सुनते सुनते एंजॉय करता था और उसकी आंखों में देखता था, उसकी आंखों में चमक रहती थी। लेकिन ये किस्सा सुनाते सुनाते आज पहली बार वो विजय की आंखों में भी खौफ साफ तौर पर देख पा रहा था। कुछ समय बाद रमन कहता है कि यार सच में, यार किस्सा तो है, क्या सच है ये? विजय कहता है अरे भाई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, जो मुझे दादी अम्मा ने बताया है वो झूठ थोड़ा बोलेंगी। रमन कहता है चले उस रास्ते से। विजय कहता है तेरा दिमाग खराब है, मैं तो नहीं जाता। ये कह के उठकर आगे की तरफ चलने लग पड़ता है। अरे अरे तू तो कहानियां सुनाता है भूत प्रेतों की, तू इतना डर चुका है। लेकिन विजय शायद रमन के हट को जानता था, उसको पता था कि अगर वो कुछ देर तक खड़ा रहा तो शायद से वो किसी तरीके से विजय को ले जाएगा। इसलिए विजय अब जो चल रहा था वो भाग रहा था और देखते देखते हल्की हल्की धुंध में गायब हो जाता है। और अब थे सिर्फ रमन और यश। यश मैं नहीं चल रहा। अच्छा मुझे बता, तेरे पास और कोई चारा है? मैं समझा नहीं। विजय तो गया। अब तेरे जैसे के लिए ये रास्ता भी उतना ही भूतिया है जितना वो रास्ता है। अब मैं तो जा रहा हूँ उसी रास्ते से, चाहे जाऊं अकेला, चाहे तू मेरे साथ चल। अब तू खुद सोच, तू इस रास्ते से अकेला चला जाएगा? यश को वो अपने साथ लेकर जाना चाहता था, इसलिए यश को और डराने के लिए, ताकि वो इसी रास्ते से वापस ना जाए, वो कहता है और तुझे पता है ये रास्ता भी कोई इतना सीधा नहीं है। यहाँ पर भी सुना है कि कई आत्माओं का वास है, जो लोग नहर में डूब कर मर जाते हैं उनकी आत्माएं यहीं पर भटकती हैं, हो सकता है हमारे आसपास भी हो। ये सुनने की देर थी। यश कहता भाई तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ता यार, हम हाथ में हाथ पकड़ कर जाएंगे जैसे प्रेमी प्रेमिका चलते हैं। हाँ लेकिन प्रेमी मैं हूँ। यश कहता है तेरे के हाथ जोड़े, मजाक का समय नहीं है, मैंने गलती कर दी तुम्हारे साथ आकर, आगे से मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अब ये चल पड़ते हैं उस रास्ते की तरफ। जब से इन्होंने जन्म लिया था, यानी 15 बरस में पहली बार ये उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे दोनों जाने। इनके पास एक छोटी सी टॉर्च थी, रोशनी का सिर्फ वही जरिया था। अब जैसे जैसे बंगला पास आता जा रहा था, या फिर यूं कहें कि ये बंगले के पास पहुंचते जा रहे थे, मानो वैसे वैसे इनका दिल दहलता जा रहा था। रमन भी अपने शरीर में सिहरन महसूस कर रहा था, और यश का तो पूछो ही मत। कुछ समय बाद अंधकार से एक आकृति दिखाई देती है, बड़ी सी बिल्डिंग, बंगला, उस बाबा का भूत बंगला। आसपास घने पेड़, झाड़ियां, उजाड़, बियाबान, उल्लू की आवाजें उस माहौल को और खौफनाक कर रही थी, और वो झाड़ियां मानो जैसे साक्षात प्रेत ही लग रहे थे। रमन चिढ़ाता जा रहा था यश को, अरे देखा वो देख वे तो भूत भूत लग रहा है, भूत दिख रहा है तुझे? यश कहता है देख मेरी बात सुन भाई, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, प्लीज इन चीजों का नाम मत ले, चुप करके चलता जा। ये कहते ही मानो जैसे उसकी सांस हलक में अटक जाती है। क्या हुआ? बस वो ऐसे ही देख रहा था। अरे क्या हुआ? अब वो धीरे 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 देखता है उस बंगले के ओर। जैसे ही रमन उस बंगले की ओर देखता है, उसकी जान भी हलक में आ जाती है। उस बंगले से भी ऊंची परछाई बंगले के बिल्कुल पास खड़ी थी, हिल रही थी। रमन टॉर्च उस तरफ करता है, एक गर्जना आती है, जैसे कोई बड़ा ही खूंखार जानवर अपने शिकार के आस में बैठा है बरसों से। साक्षात वो परछाई अपने सामने देख रहा था, इतनी बड़ी परछाई और उसकी चमकती आंखें। रमन एक पल के लिए स्वार्थी होने को था,
उसका मन था कि वो भागे, लेकिन वो अपने दोस्त यश को कैसे छोड़ सकता था। वो यश को अपने कंधे पर उठाता है, हनुमान चालीसा का जाप करता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और एक थोड़ी सी समझदारी करता है कि आगे नहीं बढ़ता, उसी रास्ते से पीछे होना शुरू हो जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता। जब वो गांव में पहुंचता है तो गांव में ठीक ठाक हल्ला हो जाता है। यश का मुंह बिल्कुल वैसे ही खुला था, आंखें वैसे सरद थी। अब एक लड़का तकरीबन तकरीबन अपनी जान गंवा चुका था। दोष रमन पर लग रहा था। अब आने वाले कुछ दिन रमन के लिए काफी भारी हो चुके थे। गांव का कोई भी लड़का विजय को मिलाकर उससे बात नहीं करता था, उसके साथ कोई खेल नहीं खेलता था। सभी उसको मनहूस कहने लगे थे। इसी की वजह से यश का ये हाल हुआ है, इसी की वजह से। तकरीबन 25-30 दिन बाद यश थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन बकौल रमन उसको बिल्कुल ठीक होने में कम से कम 2 से 3 साल लगे थे और वो कभी भी रमन को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि रमन ने गलती नहीं, कहीं ना कहीं गुनाह ही किया था। लेकिन अभी हम बात करते हैं उन 15-20 दिन के बाद, जब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ, गांव में थोड़ी सी तसल्ली आई और कुछ हद तक गुस्सा भी दूर हुआ लोगों का। अब उसके खास दोस्त जिनमें विजय था और भी एक दो थे, वो तो बिल्कुल ही बुलाना छोड़ चुके थे, क्योंकि किस्सों तक बात रहती ठीक थी, कहानियों तक बात रहती ठीक थी, लेकिन रमन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब गांव का एक ग्रुप था जो क्रिकेट खेलता था। रमन को भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। कभी कभी वो उनके साथ क्रिकेट खेलता था। आज जब वो देखता है कि दोपहर के समय में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रमन भी कहता है, यार प्लीज मुझे भी खिला लो ना, बहुत दिल कर रहा है। मानो अभी भी कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लड़का जो कैप्टन था टीम का, वो कहता है, खेलनी है क्रिकेट? हाँ यार, लेकिन दूसरे को खिलाए, तू तो मनहूस है, तू तो हमारे टीम का भी बंटाधार कर देगा। ऐसा मत करो यार, वो गलती थी यार, गलती होगी यार। ये भी तो गांव वाले नहीं देखते कि मैंने कितनी बहादुरी दिखाई। कौन सी बहादुरी यार? उसको कंधों पर उठाकर लेकर आया, अगर उसको वहीं पर छोड़ आता तो गांव वाले तुझे भी मार देते। तू सिर्फ अपने लिए उसको उठाकर लेकर आया। यार ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है, मैं बहादुर हूँ। बहादुर है क्या? हाँ बहादुर हूँ भाई, बहादुरी पर भरा काम ही मैंने किया है। सच में बहादुर है तो फिर उस बंगले की तरफ जाएगा। जैसे ही ये सुनते हैं रमन, वो फिर से चुप हो जाते हैं। अब लड़के उनकी तरफ देख के हंस रहे थे। हाँ देख, निकल गई बहादुरी। दिन के समय में भी नहीं जा रहा और कह रहा है कि रात को लेकर आया था। अरे सच कह रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, उसको लेकर आया था। हाँ तो चलो ठीक है, एक शर्त रखते हैं, उस बंगले में जा। दिन का समय है, शाम अभी होने को है, रात होने में समय है, बंगला ज्यादा दूर नहीं है। बंगले से कोई भी एक बंगले की चीज तू लेकर आ जा, हम मान लेंगे कि तू बड़ा बहादुर है। और हाँ, हम भी तेरे साथ चलेंगे, बंगले के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से देखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि तू वो चीज जो लेकर आया वो बंगले की है। अब रमन पिछले इतने दिनों से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अभी थे तो किशोर ही ना, मतलब बिल्कुल मेच्योर तो नहीं हुए थे, और एक तरह का बायकॉट और एक तरह का बॉयकॉट हुआ था उनका गांव में। तो वो भी चाहते थे कि मैं इस जिंस को तोड़ूं, इसलिए फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं चलूंगा। जैसे ही ये बात करते हैं, आसपास के लड़के इंक्लूडिंग वो जो कैप्टन था, वो भी थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं कि हमने तो शायद मजाक में कहा था, ये मना कर देगा, लेकिन इसी ने तो बात मान ली। क्योंकि दरअसल दिन के समय में भी वो नहीं जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन अब उनको भी जाना पड़ना था, क्योंकि अगर वो ना जाते तो फिर वो मजाक का पात्र बनते। अब धीरे धीरे वो बंगले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद वो बंगले की तरफ जाते हैं। आज शायद पहली बार सबने उस बंगले को देखा था। रमन, जिसने पहले भी उस बंगले को देखा था, लेकिन अंधकार में उसको वो परछाई नजर आई थी, बंगला तो वो सही तरह देख नहीं पाया था। लेकिन उसके सामने थी एक जर्जर इमारत, लेकिन फिर भी आलीशान। दीवार फांदता है। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देता है बंगले के, और जैसे ही बंगले का गेट खोलता है, दरवाजा खोलता है, वो मानो जैसे चरमरा कर गिरने को था, लेकिन मजबूत। अब जैसे अंदर का नजारा देखता है, एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
जर्जर, लेकिन फिर भी बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। इतने बरसों बाद भी, धूल मिट्टी इतनी होने के बाद भी, मानो जैसे किसी ने कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ पर सफाई की हो। वो देख रहा था कि कौन सा सामान सामान तो ना मात्र ही वहां पर रह चुका था। कोई छोटी चीज उसको चाहिए थी, जो भी पड़ा था, बड़ा फर्नीचर पड़ा था, उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिसे वो अपने साथ लेकर जा सके। धीरे धीरे वो उस रसोई की दहलीज पर पहुंचता है जहां पर कभी उस बूढ़ी अम्मा का धड़ से अलग सर और कुछ ही दूरी पर उसका धड़ पड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए वो गंभीर हो जाता है, डरता भी है। नीचे के फ्लोर में उसको कुछ भी ऐसा नहीं नजर आता, और अब बारी थी ऊपर जाने की। ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसको डर था कि कहीं इतने समय से जो ये लक्कड़ की सीढ़ियां हैं, कहीं दीमक ना लग चुकी हो और टूट ना जाए, इसलिए वो रेलिंग को बड़ी मजबूती से पकड़ कर जा रहा था। लेकिन आज भी सीढ़ियां मजबूत ही थी, और जैसे ही वो सीढ़ियों को चढ़ रहा था, मानो बाहर का मौसम अजीब सा होने लगता है। एकदम से काले घने बादल छा जाते हैं, अंधकार होने लगता है, और अब वो उस कमरे की तरफ जाता है जहां पर कभी उस बाबा की लाश दीवार पर लटकी हुई मिली थी। अब कमरे के बिल्कुल सामने उसको एक छोटा सा टेबल दिखाई देता है, और उस टेबल पर उसको छोटी सी चमकती हुई एक चीज दिखाई दे रही थी, जिसको आसानी से उठाया जा सकता था और शायद जो लेकर भी जाई जा सकती थी आसानी से। रमन ज्यादा समय ना वेस्ट करता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, और खुशी से जैसे ही पेपर वेट को पकड़ता है, अचानक उसकी हाथ पे कुछ बूंदें गिरती हैं। अंधेरा हो चुका था, बड़े गौर से देखता है, खून की बूंदें, ये। और जैसे ही ऊपर देखता है, उसको अपनी दीवार के सामने वही बूढ़ा बिल्कुल वैसे ही टंगा हुआ दिखाई देता है जैसे विजय ने कहा था। आंखें बंद, इससे पहले कि रमन को चीख मार पाता, रिएक्ट कर पाता, उसकी आंखें खुलती हैं और ठीक वैसे चमकती हैं जैसे उसने कुछ दिन पहले उस परछाई की आंखें चमकी देखी थी। और बस इतना होने की देर थी। रमन चीखें मारता मारता नीचे की ओर भागता है, उस चीज को उसी समय फेंक देता है, और जैसे ही दीवार के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उसके जो टीम थी क्रिकेट की, वो पहले ही भाग चुकी थी। लेकिन रमन इतना तेज भाग रहा था कि वो कुछ ही समय में उन तक पहुंच कर लेता है, और बरसात में, तेज बरसात में वो थक कर ग्राउंड में बैठे थे जहां पर वो कुछ सेफ महसूस कर रहे थे। और वो पूछा, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? वो कह रहा है, यार हमें जैसे ही अंधेरा हुआ, बादल छाए, हमें इस बंगले के आसपास परछाइयां दिखनी शुरू होंगी। सच में ये बंगला श्रापित है, सच में ये बाबा का भूत बंगला है। तुम्हें क्या दिखा? फिर रमन कहता है कि मुझे ये दिखा। वो कहते हैं कि ये बात हमारे तक ही रहेगी, और आज के बाद तुम हमारे साथ खेल सकते हो, क्योंकि कम से कम तुमने बहादुरी तो दिखाई, अंदर जाने की जरूरत तो की। शायद रमन का श्राप उतर चुका था। जो उसको लोगों ने बायकॉट किया था वो खत्म हो चुका था समय के साथ, लेकिन उस बंगले का श्राप नहीं, वो अभी तक कायम था। आने वाले कुछ रातों में रमन सो नहीं पाया। उसको वही मुर्दा नजर आता था बाबा का, वही परछाइयां नजर आती थी। डॉक्टर्स के पास दिखाया गया और आखिर में ये फैसला लेना पड़ा कि ये गांव छोड़ देंगे। गनीमत थी कि जो रमन के ताऊ थे वो शहर में एक अच्छी नौकरी करते थे, काफी धनवान थे, ये भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने सब कुछ बेचा और शहर में आकर बस के और अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज 35 वर्षों बाद वो उस गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सारे का सारा किस्सा इनकी पत्नी को पता लग चुका था, हक्की बक्की वो भी थी। लेकिन फिर आज वो क्यों उस गांव में जा रहे हैं जब इतनी दहशत है? तो
सुबह सुबह इस चीज़ का जवाब मिलना था, क्योंकि सुबह सुबह जब इनकी गाड़ी उस बंगले के पास आकर रुकती है, वहां पर घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहां पर कोई जर्जर हालत में बंगला नहीं था, बल्कि वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। भगवान की मूर्ति साफ सामने नजर आ रही थी। आसपास की आबो हवा बड़ी ही मधुर थी। छोटे छोटे बाग बगीचे, आसपास पेड़, चिड़ियों की चहचहाट, ऐसे मानो जैसे वो किसी वाटिका में आ चुके हैं। अब इनकी पत्नी देख के हैरान रह जाती है कि ये तो फिर रमन कहते हैं, हाँ, मुझे जब मंदिर कंप्लीट हो चुका था तो फिर मुझे फोन आया था। किसका? यश का। यश का, वो ही यश, हाँ, उसने मुझे माफ कर दिया था। उसी का फोन आया था कि भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परिवार वाला हूँ, तुझे एक बात बतानी थी। जिस डर का हमने सामना किया, वो डर अब खत्म हो चुका है। वो बंगला अपनी मौत मर गया। मतलब, कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले काफी आंधी तूफान आया और बिजली कड़की, और शायद उसी बिजली के प्रकोप में इस बंगले को तहस नहस कर दिया। अब जब ये बंगला जमींदोज हुआ तो फिर गांव वालों ने कहा कि इस जगह को हम श्रापित नहीं रहने देंगे। शायद यही परमात्मा की इच्छा है, और यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया गांव वालों के सहयोग से, आसपास के लोगों के सहयोग से। और आज ये शराब खत्म हो चुका है, क्योंकि पुजारी रात को इसी मंदिर में रहते हैं। उन्हें किसी तरीके का कोई खौफ महसूस नहीं होता। और शायद वो बाबा जो तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहा था, बन नहीं पाया, और साथ के साथ अपनी पत्नी के मौत का कारण बना, उनकी आत्माएं भी उसी बंगले के साथ तृप्त हो गई। और यश मिलता है इनको। पहचानना मुश्किल था, 35 साल बाद मिले थे, लेकिन यश गले लगा के मिलता है अपने दोस्त को और कहता है कि यार, बहुत लंबा अरसा हो गया, तुझे गांव में आना चाहिए था, लेकिन जानता हूं ये बंगला नहीं आने देता। खैर, अब मंदिर तो तुझे गांव आने का बहाना दिया करेगा। हमने सोचा है कि जब ये मंदिर बना था उसी दिन हर साल हम आयोजन किया करेंगे, और गांव के साथ अब दोबारा से रिश्ता कायम करना पड़ेगा तुझे। रमन हाँ में सर हिलाते और कहते हैं, अब तो ये गांव फिर से मेरा है भाई। अब नहीं मैं इस गांव से नाता तोड़ूंगा। लेकिन एक बार के लिए फिर रमन के मन में उस बंगले का खौफ जागता तो है, लेकिन मंदिर की घंटियां और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, उसके सामने क्या किसी डर की औकात है। यह था किस्सा बाबा के भूतिया भूत बंगले का। कैसा लगा जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ बताइएगा कि क्या रमन ने बेवकूफ़ी तो की, लेकिन क्या रमन सच में बहादुर था जो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं आया, या फिर सच में वो उसकी मजबूरी थी कि अगर वो ना लेकर आता और यश को कुछ हो जाता तो गांव वाले उसको भी मार देते। आप क्या कहते हैं कि ये उसका स्वार्थ था या फिर उसकी दोस्ती थी? गलती तो उसने की थी, लेकिन बहादुरी थी या फिर सिर्फ अपना स्वार्थ? इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इससे पहले आज के किस्से को यहीं पे विराम लगाएं, हम बढ़ते हैं आज के कमेंट ऑफ द डे के तरफ। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है सूची वशिष्ठ 18। सुचेता जी, वैसे इनका नाम इन्होंने कहा है, तो इन्होंने कहा कि फेबुलस थंबनेल सुनील भाई। जो ये अभी थंबनेल था स्कूल वाला, पहाड़ों का खौफनाक स्कूल, श्रापित स्कूल, सॉरी। मेरा नाम सुचेता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप वीडियो के एंड में फीडबैक कमेंट्स पढ़ते हैं। दिस शोज योर डाउन टू अर्थ नेचर विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर हॉरर पॉडकास्ट। मेरा कमेंट भी पढ़ लेना। लव फ्रॉम कनाडा। तो सुची या सुचेता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस चैनल को चुना अपनी हॉरर की डोज के लिए। और आपको जो स्टाइल है, यानी कि वो काफ़ियों से अलग लगता है, यही चीज़ मायने रखती है, क्योंकि ऑल दो बेस्ट तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस इज़ द की। तो मेरी कोशिश यही है कि जो लोग हैं वो मुझे उस भीड़ का हिस्सा ना माने कि यार ये भी बाकियों की तरह ही तो नॉर्मल हॉरर स्टोरी को नरेट करता है। एटलीस्ट कुछ खास नज़र तो आए, जिसकी वजह से चाहे कम
सब्सक्राइबर जुड़े हैं, पर जितने जुड़े हैं वो आपके जैसे ही जुड़े हैं। और आपने कहा कि जो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीडियो, सॉरी, जो मैं कमेंट्स को मेंशन करता हूँ, वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। डाउन टू अर्थ नेचर को ऐसा शायद मुझे लगता नहीं हो, मेरी नेचर थोड़ी सी अलग है। अब भाई मेरी आदत नहीं कि मैं कहूँ, देखो वीडियो में तो ऐसा फॉर्मल रखना पड़ता है, लेकिन हमेशा माहौल होते हैं जो कई बार किसी पर्सन को, समझ रहे हैं ना, कर देते हैं आगे पीछे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी लाखों कमियां कमजोरियां हैं, और दिन हर रोज वो कमियां उभर कर आती हैं, और हर रोज उसको कमियों को कम करने की कोशिश में रहता हूँ। बस यही चीज़ है। इसके अलावा कुछ और कमेंट्स हैं, उनको भी हम थोड़ा सा दे देते हैं तवज्जो। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा अभी कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप अपना बहुत प्यार, अपना स्नेह दे रहे हैं। तो कुछ और कमेंट्स हैं, उनको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक जय संधू जी हैं। इन्होंने कहा है कि सुनील भाई ਰੀਅਲ ਹਿੱਟ पे पॉडकास्ट करके आओ, या फिर अक्षय ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ब्रो स्टोरी दसन ਦਾ तरीका बहुत। मैं हिंदी में कर देता हूँ जस जी, कि ताकि सबको समझ लग जाए। तो आप कह रहे हैं कि सुनील भाई रीਅਲ ਹਿੱਟ पे पॉडकास्ट करके आओ, या फिर अक्षय के साथ पॉडकास्ट करो, आपका स्टोरी बताने का तरीका काफ़ी अच्छा है, अक्षय के साथ आपका एपिसोड काफ़ी हिट होगा। और एक बार आप ज़रूर सोचना इसके बारे में, ताकि स्टोरीज़, मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप कोई इफेक्ट नहीं डालते, आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा। जय संधू जी, थैंक यू सो मच। और दो चीज़ें हैं, जैसे रीਅਲ ਹਿੱਟ देखेंगे, रीਅल ਹਿੱਟ में बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले, जब मेरे 400-500 सब्सक्राइबर्स हैं ना, तब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा ज़्यादा पॉडकास्ट, बहुत जो बिल्कुल स्टार्टिंग में चैनल है उनको मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। अक्षय के साथ मेरा एक पॉडकास्ट आ चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, नहीं 1 साल, हाँ 1 साल ही हो चुका है। 8-9 दिसंबर के आसपास आया था लास्ट ईयर। तो जैसा कि आपने कहा हिट जाएगा, वो हिट गया था। वैसे 4.5 पौने 5 लाख व्यूज़ तो जा चुके हैं। उसके बाद फिर अक्षय भाई के साथ अपनी कोई बोलचाल हुई नहीं। बिल्कुल कुछ इस तरीके का हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है। क्या होता है, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। तो मेरी आदत नहीं है कि अगर कोई पर्सन एंटरटेन ना करे तो मैं उसके जानबूझकर उसको बुलाने की कोशिश करूं। जैसा कई मुझे भाई लोग बहुत से मैसेज करते हैं कि भाई आप वो संयम अंगी या अक्षय भाई को बुलाओ अपने पॉडकास्ट पे। मैंने उनको, पहले मैं नहीं लिखता था, मैं लिखता ठीक है, लेकिन भाई जो सच्चाई है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। संयम भाई ने रिजेक्ट ऐसे नहीं किया, मैंने संयम भाई को मैसेज डाला था लास्ट ईयर, उन्होंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद मैंने उनको काफ़ी मैसेजेस किए, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो व्हाट आई हेट द मोस्ट, मैं इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। अगर कोई पर्सन नहीं चाहता तो नो कर दे, लेकिन बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा हो तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सईम भाई को कभी अप्रोच नहीं किया। दूसरी ओर अक्षय भाई के को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई आपका चैनल अभी ग्रो करेगा तभी मैं आऊँगा, अभी थोड़ा सा आपका चैनल ग्रो कर जाए। तो फिर मैंने सोचा कि जब चैनल ग्रो कर ही जाएगा तो फिर मैं आपको क्यों बुलाऊंगा। तो दैट्स वाई आई होप कि जिन्होंने मेरा चैनल देखना है वो इन दोनों के बिना भी देख लेंगे। प्रवीण भाई, उनको मैंने, मतलब वो आपको भी पता, हॉरर में सबसे पुराने लोगों में से, हिंदी हॉरर स्टोरी। और जब मैंने उनको मैसेज किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन भाई जैसे वो पर्सन मिला मुझे, यार हीरा बंदा है वो, इतने अच्छे तरीके से, इतने हम्बल पर्सन है, इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। तो अभी भी मैंने उनको कुछ दिन पहले मैसेज किया, प्रवीण भाई करे पॉडकास्ट, एक ही पॉडकास्ट अपना अप्रैल में आया था। तो प्रवीण भाई कहते हैं हाँ भाई जरूर करेंगे, बस मुझे कुछ दिन दे दो, मैं खुद ही आपको मैसेज करता हूँ। और मुझे पता है वो खुद ही कर देंगे, क्योंकि मुझे उनका पता है, मैंने उनसे मिलकर मुझे उनका पता लग चुका कि वो बड़े बहुत ही डिसेंट पर्सन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट के लिए हाँ कर दिया तो इसलिए मैं उनको डिसेंट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, या उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट किया है। इंसान का पता लग जाता है डील करने के तरीके से। तो भाई जो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको ही तवज्जो दें, जो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है या जो नहीं आना चाहता, उनकी अपनी विश है, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना स्टैंडर्ड है। वो हमारे जैसे चैनल पर आकर अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना चाहते, तो दैट्स देयर ओन विश। और दे आर पेड, हाईली पेड। भाई इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उनको, तो दैट्स वाई। मतलब मैंने जब इनवाइट किया था मुझे पता था कि अक्षय भाई काफ़ी हाईली हैंडसम अमाउंट चार्ज करते हैं।
तो मैंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी कि चलो चैनल को बल मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन दे स्टिल रिजेक्ट कि भाई अभी आपका चैनल छोटा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, खुद ही बढ़ाएंगे चैनल को। तो बस ठीक है, जैसे जो गेस्ट आते हैं उनमें से कईयों के पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कईयों के नहीं लगते। ऐसे ही धीरे धीरे इंसान पॉलिश होता है। जब मैं पहले दिन मैंने पॉडकास्ट भी किया था तो मैं भी कौन सा कोई 30 मार खां था, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो धीरे धीरे सुधार तो आता ही जाता है। ऐसे ही हर एक इंसान अच्छे तरीके से करे तो हर एक कोई अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। सबको मौका मिलना चाहिए। वो तो ऑलरेडी टॉप के बंदे हैं, तो भाई उनको सब नीचे नजर आते हैं, तो कोई इतनी बात नहीं है। बाकी ऑल दी बेस्ट भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और उनकी जो रीच और बढ़ती है, क्योंकि भाई एक कम्युनिटी है। एट द एंड ऑफ द वी आर द कम्युनिटी, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुश रहे। माई वेल विशेज आर विद एवरीवन। सो आज के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।